फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में इससे पहले हम लोग डिविडेंड डिसीजंस और फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस किए थे। आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पैसा कहाँ कहाँ से लाएंगे, क्या क्या सोर्सेस हैं पैसा लाने का, उसी से रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर करता है मिक्स बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड दैट इज इक्विटी एंड बोरोड फंड दैट इज डेब्ट। बोरोड फंड और ऑनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड के जो मिक्सचर है, उसी मिक्सचर को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब आप कितना पैसा बोरोड फंड से लाएंगे और कितना पैसा इक्विटी फंड से लाएंगे, उसके एक प्रॉपर रेशियो को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? डेब्ट और इक्विटी का एक जो प्रोपोर्शन है, डेब्ट बाई इक्विटी, उसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस के फाइनेंस करने के लिए जो डेब्ट और इक्विटी यूज किया जाता है, उसका जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, इस प्रोपोर्शन को ही हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको इस फॉर्मूला से हम लोग दिखा सकते हैं, डेब्ट बाय इक्विटी से हम लोग दिखा सकते हैं। ऑन द और अ प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल दैट इज डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी। ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि पूरे कैपिटल में डेब्ट का क्या प्रोपोर्शन है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे डेब्ट बाय इक्विटी। द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में डेब्ट का जो प्रोपोर्शन होता है उसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। जैसे कि अगर डेब्ट बाय डेब्ट प्लस इक्विटी टोटल कैपिटल में, तो डेब्ट प्लस इक्विटी मतलब टोटल कैपिटल हो गया, टोटल कैपिटल में डेब्ट का क्या रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं। तो एक कंसेप्ट हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर का। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है कि आप डेब्ट कितना लेंगे, इक्विटी कितना लेंगे, दोनों का अमाउंट कितना कितना रखेंगे, जिससे बिजनेस में शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। सबसे पहला है रिस्क कंसीडरेशन। रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कभी भी डेब्ट और इक्विटी सिलेक्ट करते समय हमें देखना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा डेब्ट लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है बिजनेस का। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब एक ऐसा पोजीशन जब कंपनी अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज को, जैसे इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ और जो दूसरा ऑब्लिगेशन जो हुआ, उसको पेमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर हम डेब्ट इशू करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, क्योंकि इन डेब्ट के कारण भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो फाइनेंशियल रिस्क पहले से बढ़ जाता है, पेमेंट ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क, एवरी बिजनेस हैज सम ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क, हर बिजनेस के पास कुछ ऑपरेटिंग रिस्क होता है, अपने बिजनेस का कुछ रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क डिपेंड अपॉन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी एक्सेट्रा। मतलब दो तरह के रिस्क होते हैं, एक फाइनेंशियल रिस्क और एक होता है बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस में जो फिक्स्ड खर्चे होते हैं उसको हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं, और फिक्स्ड खर्च के अलावा जो जहाँ जहाँ से हम फाइनेंस लिए हैं उसको जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, उसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस में दो तरह का रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है और ऑपरेटिंग रिस्क है। तो हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही ज़्यादा है तो उसके कारण हायर बिजनेस रिस्क है पहले से, और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो बिजनेस रिस्क कम है। द टोटल रिस्क डिपेंड अपॉन द बिजनेस रिस्क। टोटल रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द फाइनेंशियल रिस्क, मतलब टोटल रिस्क इक्वल टू फाइनेंशियल रिस्क प्लस बिजनेस रिस्क। मतलब दो तरह के रिस्क हैं, फाइनेंशियल रिस्क जो इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट करने का जो रिस्क है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ता है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क हुआ। और जो हमारा और जो खर्चे होते हैं रेगुलर फिक्स्ड खर्चे जो होते हैं वो बिजनेस रिस्क, दोनों को मिला करके टोटल रिस्क बनता है।
इफ़ द फर्म्स बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर बिजनेस का रिस्क पहले से कम है तो उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है डेप्ट यूज करने का। लेकिन अगर बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो ज़्यादा डेप्ट इशू नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा डेप्ट से पैसा नहीं ले सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट को लाने में खर्च पड़ता है। कैसे खर्च पड़ता है? ए फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेप्ट। डेप्ट जहाँ से हम ले रहे हैं वहाँ से अगर हमें कम इंटरेस्ट में डेप्ट मिल रहा है या कम खर्चे में डेप्ट मिल रहा है तो हमारी कैपेसिटी डेप्ट लेने की बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे अगर मोर डेप्ट कैन बी यूज्ड इफ डेप्ट कैन बी रेज्ड एट लोअर रेट, अगर कम रेट पे हमें डेप्ट मिल रहा है तो हम ज़्यादा डेप्ट यूज कर सकते हैं। ज़्यादा रेट पे डेप्ट मिल रहा है तो हम कम डेप्ट, हमारी डेप्ट लेने की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे 10% इंटरेस्ट रेट पे और 20% इंटरेस्ट रेट, 20% इंटरेस्ट रेट पे हमारी डेप्ट कैपेसिटी जो होती है, डेप्ट लेने की कैपेसिटी जो होती है कम हो जाएगी। 10% पे हमारी डेप्ट लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोलते हैं। अगला फैक्टर हमारा जो है टैक्स रेट। टैक्स रेट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डेप्ट क्या है? टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, मतलब ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम लोग टैक्स काटने से पहले नेट प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज अफेक्टेड बाय द टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी क्या होता है? टैक्स रेट से इफेक्टेड होता है। कैसे इफेक्टेड होता है? हायर टैक्स रेट मेक्स डेप्ट रिलेटिवली चीपर। अगर टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो डेप्ट हमारे लिए क्या होता है? चीपर होता है। जैसे हमारे पास प्रॉफिट अगर 10 लाख का हुआ है और 20% टैक्स हमें देना है, मतलब 2 लाख का टैक्स देना है, तो हमें यहाँ पे टैक्स हमारा 2 लाख जा रहा है। लेकिन अगर 10 लाख प्रॉफिट हुआ है और हमने लोन लिया हुआ है और लोन पे हमें इंटरेस्ट 2 लाख रुपया जा रहा है, तो 8 लाख के ऊपर हमें टैक्स लगेगा 20%, तो 1.6 लाख। तो हमारा टैक्स क्या होगा? कम लगेगा। तो टैक्स जब कम लगेगा तो हमारा डेप्ट हमारे लिए चीपर होगा, हमें डेप्ट इशू करना चाहिए। पहले भी एक बार बताया जा चुका है जिस समय फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे थे। टैक्स का रेट अगर ज़्यादा होता है तो हमें डेप्ट इशू करना, इक्विटी इशू करना चाहिए, सॉरी, टैक्स रेट अगर ज़्यादा होता है तो हमें डेप्ट इशू करना चाहिए, और टैक्स रेट कम होता है तो हमें इक्विटी इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है? इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ कंपनी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन से अगर ज़्यादा है, मतलब मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है और आपके बिजनेस में ये इंटरेस्ट ऑन लोन है 10% और बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़्यादा है। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इट कैन चूज टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और टू इंक्रीज इट्स अर्निंग पर शेयर, दैट इज इट्स एबिलिटी टू यूज डेप्ट इज ग्रेटर। तब कोई भी कंपनी ज़्यादा डेप्ट इशू करेगा। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो डेप्ट इशू करेंगे। लेकिन मान लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 के जगह पे यहाँ पे 6% रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास जो रिटर्न है वो कम है और इंटरेस्ट रेट क्या है? ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में हमें डेप्ट इशू नहीं करना चाहिए। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड दस द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली समझते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हायर है तो हमें डेप्ट इशू करना चाहिए, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लोअर है इन कंपेरिजन टू इंटरेस्ट रेट और डेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो हमें डेप्ट नहीं इशू करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैश फ्लो का पोजीशन कैसा है? ए कंपनी हैज कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन। कंपनी को बहुत सारे कैश पेमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कैश पेमेंट करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन मेक डेप्ट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो कंपनी आसानी से इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी, तो इस सिचुएशन में डेप्ट इशू करना ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी का वीक है तो डेप्ट फाइनेंसिंग जो है रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो पेमेंट नहीं किया जा सकता है।
और अगर कैश नहीं है तो भी इंटरेस्ट तो हमको देना ही पड़ेगा, तो हमें बैंक से लोन लेके इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो सुटेबल नहीं है। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हमें डेब्ट इशू करना चाहिए, कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, वीक है, तो हमें डेब्ट इशू नहीं करना चाहिए। उसी तरह डेब्ट को तो हमें वापस करना पड़ता है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में, और शेयर होल्डर्स का फंड जो इक्विटी होता है उसको कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं होता है कि उसको वापस करना है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में। इसीलिए अगर हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो हमें डेब्ट इशू करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर एज्यूमिंग रिस्क। हर बिजनेसमैन रिस्क लेता है और रिस्क के कारण ही उसको रिटर्न मिलता है, तो जो भी रिस्क लिया है उसके कारण उसको कितना रिटर्न मिला है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हेन अ कंपनी इंक्रीज डेब्ट, जब कंपनी अपना डेब्ट बढ़ाता है, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर ऑल्सो इंक्रीज, तो रिस्क भी बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो डेब्ट लेकर के इक्विटी शेयर होल्डर इसका मतलब रिस्क ले रहा है, इसके कारण देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज, अब उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज होता है। अगर जैसे जैसे हम डेप्ट ज़्यादा लेते हैं रिस्क तो हमारा बढ़ता है, लेकिन डेप्ट ज़्यादा लेने के कारण हमारा रेट ऑफ रिटर्न अगर बढ़ जाता है, देयरफॉर अ कंपनी कैन नॉट यूज डेप्ट बियॉन्ड अ पॉइंट, कंपनी जो है एक पॉइंट के से ज़्यादा डेप्ट इशू नहीं कर सकती। कंपनी डेप्ट कितना इशू कर सकती है, जितना में वो अपना इंटरेस्ट आसानी से पेमेंट कर सके। इफ डेप्ट इज यूज्ड बियॉन्ड दैट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली, अगर हम ज़्यादा डेप्ट इशू करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, एंड शेयर प्राइस में डिक्रीज इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर तो बढ़ेगा लेकिन शेयर प्राइस घट जाएगा। हैंस फॉर मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए डेप्ट कैन बी यूज्ड ओनली अप टू अ लेवल, डेप्ट क्या होगा, सिर्फ एक लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फंडिंग कॉस्ट होता है, मतलब हमें पैसा लेने में जो कॉस्ट होता है फंड को रेज करने में, जैसे हम शेयर रेज करते हैं तो हमें कुछ खर्च पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये सब, दिस कॉस्ट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हायर फ्लोटेशन कॉस्ट अगर है तो ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं होगा सोर्स, जो भी सोर्स होगा जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं होता है। जैसे शेयर और डिबेंचर को अगर इशू करते हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन लोन अगर लेते हैं तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होता है। तो दिस कंसिडरेशन में ऑल्सो अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं तो हमें डेप्ट इशू करना चाहिए, अगर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट से कोई दिक्कत नहीं है तो हमें इक्विटी इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल हम करना चाहते हैं अपने कंपनी पे, तो डेप्ट के कारण हमारा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट नहीं होता है, लेकिन इक्विटी के कारण जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हमारा जो कंपनी के मालिक बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा मालिक हो जाएंगे तो रिड्यूस द मैनेजमेंट होल्डिंग इन द कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट होल्डिंग जो होगा वो कम हो जाएगा, एंड मेक इट वॉलरेबल टू टेक ओवर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन कोई ले नहीं पाए, टेक ओवर बीड हो जाएगा। तो देयरफॉर कंपनीज अफ्रेड ऑफ टेक ओवर बीड वुड प्रेफर डेप्ट टू इक्विटी, जो कंपनी इस चीज़ से डरती है वो डेप्ट इशू करना चाहती है, इक्विटी नहीं इशू करना चाहती है। इक्विटी इशू करने से मालिक ज़्यादा हो जाएंगे, कोई भी डिसीजन लेने के लिए सभी से पूछना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन फ्रीली ले नहीं पाएंगे, हम कंपनी पे कंट्रोल हमारा नहीं रह पाएगा। इसीलिए कंपनी पे अगर हम कंट्रोल रखना चाहते हैं देन हमें डेप्ट इशू करना चाहिए। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, इफ़ अ फर्म यूज इट्स डेप्ट पोटेंशियल टू फूल, अगर पूरा डेप्ट हम ले, मान लेते हैं हमारा डेप्ट लेने की कैपेसिटी इतनी है और सिर्फ हमने इतना डेप्ट लिया है, इतना ही डेप्ट लिया है, तो इसका मतलब हमारे पास और बहुत सारी कैपेसिटी बची हुई है। लेकिन अगर हमारी डेप्ट कैपेसिटी इतनी है और हमने पूरा ही डेप्ट ले लिया तो फिर हमारी अगली कैपेसिटी, अगली बार हम डेप्ट लेने की हमारी कैपेसिटी नहीं रहेगी, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अपने पूरे डेप्ट लेने की कैपेसिटी को हमने यूज कर लिया है। तो अगर हम हमारी कैपेसिटी जितनी है हमें उससे कम डेप्ट लेना चाहिए, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अगर हम इफ़ अ कंपनी यूजेस
इट्स डेप्ट पोटेंशियल टू द फुल, अगर पूरा डेप्ट पोटेंशियल हम लेते हैं, इट लॉसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेप्ट, फर्दर डेप्ट इशू करने की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब और आगे हम डेप्ट इशू नहीं कर सकते। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस, इसलिए क्या करना चाहिए, बोरोइंग पावर को कुछ रखना चाहिए, पूरा बोरोइंग पावर यूज नहीं करना चाहिए, पूरा यूज कर लेंगे तो हम जब हमारे पास अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आएगा, हमें जब पैसे की कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहेगा डेप्ट लेने का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अगर पूरा कैपेसिटी, अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम डेप्ट इशू कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है तो हम डेप्ट इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमारी अर्निंग अगर 10 लाख है और हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुई 5 टाइम्स, मतलब हमारे पास इतनी अर्निंग है कि हम अपने इंटरेस्ट को 5 बार पेमेंट करने की पावर रखते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज़्यादा बढ़ता है, कंपनी उतना ज़्यादा डेप्ट इशू कर सकती है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। हायर द ICR, जितना ज़्यादा ICR होता है, लोअर सेल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये जितना ज़्यादा होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी उतना ज़्यादा डेप्ट इशू कर सकती है, क्योंकि जैसे 5 टाइम की जगह अगर ये 20 टाइम हो जाए मान लें, तो और ज़्यादा डेप्ट इशू कर सकती है, मतलब कंपनी के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट करने का। दिस रेशियो नॉट एन एडिक्वेट मेजर बिकॉज समटाइम्स a firm may have high earning before interest and tax but low cash balance। तो लेकिन हमें इंटरेस्ट पेमेंट करने की दिक्कत तब भी हो सकती है, जैसे हमें अर्निंग तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हो सकता है हमारे पास कैश ना हो, तो कैश नहीं हो तो हम ज़्यादा डेप्ट इशू कर देंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अर्निंग, सिर्फ अर्निंग एक डिटर्मिनेंट नहीं है, कैश को भी ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आर ऑल्सो रिलीवेंट। सिर्फ इंटरेस्ट ही पेमेंट नहीं करना है, हमें तो रीपेमेंट भी करना है, रीपेमेंट भी करना है हमें लोन को, तो उसको भी ध्यान में रखना है डेप्ट इशू करते समय। लेकिन ऐसे माना जाता है इन नॉर्मल सिचुएशन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हायर है तो हम ज़्यादा डेप्ट इशू कर सकते हैं, अगर लोअर है तो हम कम डेप्ट इशू कर सकते हैं। अगला है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक केयर ऑफ द deficiency referred to in the interest coverage ratio. The cash profit generated by the operation are compared with the total cash required for the service of the debt and preference share capital earning after tax, interest, non-cash expenses, preference dividend, interest, repayment obligation। मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो उसकी खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकाला जाता है। इसमें कैश को भी ध्यान में रखा जाता है, उसमें कैश को ध्यान में नहीं रखा जाता है। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हायर डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट बेटर एबिलिटी टू मेक कैश कमिटमेंट। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो जितना हायर होता है, डेप्ट लेने की कमिटमेंट उतनी बढ़ जाती है। कैश कमिटमेंट, बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट, कैश को आसानी से हम पेमेंट कर सकते हैं, कैश पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। It raises the company's potential to increase more people invest in equity। कंपनी का जो पोटेंशियलिटी है, it raises the company's potential to increase more people invest in equity। Equity share debt component in its capital structure। मतलब अगर सिंपल समझते हैं, अगर डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डेप्ट इशू कर सकते हैं, कम है तो हम कम डेप्ट इशू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, बुलिश मार्केट है, तो आसानी से मोर इजली सोल्ड इवन एट हायर प्राइस, तो हम शेयर को आसानी से प्रीमियम में भी बेच सकते हैं। तो यूज ऑफ इक्विटी इज ऑफन प्रेफर्ड बाय कंपनी इन सच अ सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में डेप्ट छोड़ करके इक्विटी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट होता है, दैट इज बियरिश मार्केट होता है, तो एक कंपनी को फंड रेज नहीं करना चाहिए इक्विटी से, क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसे डेप्ट ऑप्ट करना चाहिए।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनी, दूसरे कंपनी, जैसे हम बनाते हैं, हमारा आयरन एंड स्टील का फैक्ट्री है, तो वैसा ही दूसरा एक आयरन एंड स्टील की जो कंपनी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हमें देखना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री इज यूजफुल गाइडलाइन फॉर प्लानिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरे का देखना हमें है। हाउएवर इट शुड नॉट फॉलो द इंडस्ट्री नॉर्म ब्लाइंडली, लेकिन हमें ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको कुछ हद तक कंसीडर करना चाहिए। एक एग्जांपल है, इफ़ द बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म इज हायर, किसी फर्म का बिजनेस रिस्क अगर ज़्यादा है, इट कैन नॉट रेज मोर डेप्ट टू फॉलो इंडस्ट्री नॉर्म्स बिकॉज इन सच अ सिचुएशन ओवरऑल रिस्क विल बी हायर। अगर हम दूसरे को फॉलो कर लेते हैं लेकिन उसकी तरह हमारा रिस्क नहीं है, हमारा रिस्क उससे ज़्यादा है, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, हर कंपनी को उसी रूल्स रेगुलेशन के अंडर में काम करना पड़ता है। जैसे पब्लिक इशू ऑफ शेयर डिबेंचर जो भी है, वो कंपनी एक्ट 2013 और सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम शेयर और डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो रेजिंग फंड फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स, उसी तरह बैंक से अगर पैसा लेते हैं तो उसके लिए अभी हमें रिजर्व बैंक के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो दिस हैज़ अ बियरिंग ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, तो इस तरह हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए रूल्स रेगुलेशन में जैसा है उसके हिसाब से हमें डेब्ट और इक्विटी सिलेक्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।